अस्सलाम वालेकुम। लास्ट प्रोग्राम के बाद हमें बहुत सी क्यूरीज आई थी कि फॉर इंस्टेंस हम एडिक्शन का ट्रीटमेंट करा भी लेते हैं, तो उसके बाद अगर रिलैप्स हो गया तो क्या रिलैप्स होता है, नहीं होता, और अगर होता है तो क्या करना है। उसी सिलसिले में हमने आज का प्रोग्राम रखा है। मैं हूं डॉक्टर नायाब रहमान, फोकस लाइफ रिहैब के प्लेटफॉर्म से, और आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ रिलैप्स। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान, CEO फोकस लाइफ, डॉक्टर हुमा असलम, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, एंड डॉक्टर तारक। वेलकम टू द शो। पहला सवाल डॉक्टर इमरान आपसे, रिलैप्स होता क्या है? रिलैप्स बेसिकली किसी भी डिजीज़ का इलाज के बाद दोबारा से हो जाना, उसको रिलैप्स होना कहते हैं। और एडिक्शन में भी जब कोई मरीज़ अपना मुकम्मल ट्रीटमेंट करवा ले या ट्रीटमेंट के बाद वो दोबारा से अपने ड्रग ऑफ चॉइस को दोबारा से शुरू कर दे, उससे रिलैप्स होना कहते हैं। अच्छा डॉक्टर, हमारा रिलैप्स तो पता चल गया हमें क्या होता है, इसकी आम वजूहात क्या है? इसमें जो एडिक्शन है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है, ये बेसिकली रिलैप्सिंग ब्रेन डिजीज़ है। सो अगर इसमें रिलैप्स हो जाता है तो वो ऐसा नहीं है कि हमारा ट्रीटमेंट फेल हो चुका है, ट्रीटमेंट नाकाम हो चुका है या ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। रिलैप्स समटाइम रिकवरी का पार्ट ही होता है, लेकिन बहुत सारे स्टेप्स ऐसे हैं जिससे हम रिलैप्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। पहले तो हम वो वजह जानते हैं कि किस वजह से रिलैप्स होता है। एक तो इसमें समटाइम जो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर का या नशे का मरीज़ होता है, वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि मैं नशा छोड़ सकता हूँ, मेरे बस विड्रॉल्स मैनेज हो जाएं, मैं 2 हफ्ते के लिए किसी जगह पे एडमिट होकर अपने विड्रॉल्स मैनेज करवा लेता हूँ, बाकी कोई मसला ही नहीं है। तो उसका जो ओवर कॉन्फिडेंस है वही उसको मार देता है। वो जैसे ही उसके विड्रॉल्स मैनेज होते हैं, वो ट्रीटमेंट को अधूरा छोड़ के वो स्किल्स नहीं सीखता जिससे वो अपनी ज़िंदगी में जिनको अप्लाई करके वो रिलैप्स को प्रिवेंट कर सकता है। जब वो स्किल्स नहीं सीखी होती तो रिलैप्स का चांस ज़्यादा होता है। फिर जब सोशल प्रेशर्स होते हैं, जब वो उसी सोसाइटी में जाता है, उन्हीं फ्रेंड्स में जाता है, समटाइम हमारे फैमिली सिस्टम्स भी ऐसे हैं कि वहाँ पे कुछ सब्सटेंस का यूज़ कॉमन होता है, पार्टीज़ चल रही होती हैं। जब वो उन्हीं जगहों पे जाता है तो उसके फ्रेंड्स वगैरह कहते हैं यार एक दफ़ा ले लो, कोई मसला नहीं है, एक दफ़ा लेने से क्या हो जाता है। वो एक दफ़ा लेना है क्योंकि वो पहले एडिक्ट था, उसके रिसेप्टर्स ऑलरेडी सेंसिटाइज थे। वो एक दफ़ा लेना ही बेसिकली उसको दोबारा सब्सटेंस यूज़ की तरफ ले जाता है, सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर का पेशेंट दोबारा से बन जाता है। फिर कुछ इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं। अब अगर वो इन चीज़ों पे काम नहीं करेगा ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट प्रोसेस, वो चीज़ें जो उसको इस तरफ लेके आई थी, अगर उन पे काम नहीं किया जाएगा तो फिर चांसेस ज़्यादा होते हैं जब वो उसी एनवायरनमेंट में वापस जाएगा तो तब भी रिलैप्स हो सकता है। अच्छा डॉक्टर इमरान, अगर नशे का मरीज जो है वो रजामंदी नहीं है तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? अच्छा, इसमें मरीज़ की जो है ना रजामंदी वो ज़रूरी नहीं होती। अगर आप दुनिया में लोग देखें, बहुत से लोग जो है ना जो अपना वेट कम करना चाहते हैं नहीं कर सकते। बहुत से लोग जो है ना वो डाइट को फॉलो करना चाहते हैं, डाइट फॉलो नहीं कर सकते। तो दुनिया में काफ़ी सारी चीज़ें हैं आप जो करना चाहते हैं बट आप कर नहीं सकते। इसी तरह से जो नशे का मरीज़ है वो भी नशे को छोड़ने के लिए बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो इसके लिए एग्री हो। उसकी रीज़न ये है कि जब भी कोई शख्स इन्फ्लुएंस में चला जाता है या किसी भी इन्फ्लुएंस का शिकार होता है तो उसके ब्रेन्स के अंदर जो केमिकल इम्बैलेंस होते हैं ना, उससे परसेप्शन की खराबी कहते हैं। यानी कि उसके गलत और सही में फ़र्क करने वाला जो निज़ाम है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। अपने आप को कभी वो मरीज़ नहीं समझता और दुनिया में हर मर्ज़ का मरीज़ इलाज चाहता है सिवाय नशे के मरीज़ के। यानी कि किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो वो भी चाहता है कि मुझे फौरी तौर पे डॉक्टर्स के पास ले जाया जाए। किसी को खुदा न खास्ता इस तरह की कोई और भी मर्ज लाहक हुई है तो हर मर्ज का मरीज इलाज चाहता है, नशे का मरीज इलाज नहीं चाहता, और इसकी कम पॉसिबिलिटीज हैं कि वो इलाज के लिए एग्री हो। तो इसके लिए आपको प्रॉपर इंटरवेंशन ही करनी पड़ती है, पेरेंट्स को और डॉक्टर्स को, फिर उसको इलाज में लाया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर हुमा, लास्ट टाइम ये हुआ था, हमारे पास एक फैमिली आई थी एंड दे वर सेइंग कि जो हमारा जो पेशेंट है वो मान ही नहीं रहा, हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब डॉक्टर इमरान ने मेंशन किया कि जजमेंट क्राइटेरिया ही आपका डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो क्या फैमिली का पेशेंट को समझाना ये थोड़ी सेंस बनती है इस बात की या नहीं? इसमें डॉक्टर नायाब देखें, अगर वो जो सब्सटेंस कंज्यूम कर रहा है उसकी वजह से उसकी जजमेंट एम्पेयर हुई है, वो सही गलत में फ़ैसला ही नहीं कर पा रहा, उसकी कॉग्निटिव एम्पेयरमेंट हुई है, तो तब वो अपने बारे में सही फ़ैसला ही नहीं ले सकता। तो उसमें जो उसका क्लोज़ फैमिली मेम्बर ब्लड रिलेटिव है, अगर वो उसके पेरेंट्स हैं या उसकी बीवी है या उसका भाई बहन है, उसकी जगह वो डिसीजन लेंगे, क्योंकि एक बंदा अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है और उस नुकसान पहुंचाई जा रहा है, तो हम इस तरह उसे रहने नहीं दे सकते। बीइंग फैमिली मेम्बर, अगर आप उसको मनाने में टाइम वक्त ज़ाया करेंगे तो वो मज़ीद डैमेज बढ़ता जाएगा, फ़िज़िकल डैमेज भी, साइकोलॉजिकल डैमेज भी। तो
इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और वो डैमेज रिकवरी की तरफ ही ना आ सके, उसको रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके आना चाहिए ताकि उसका ट्रीटमेंट शुरू हो सके, ना कि इस बात का वेट करें कि कब वो इलाज के लिए रजामंद हो। वो इलाज के लिए रजामंद नहीं होगा क्योंकि उसका तो कॉग्निटिव डेफिसिट चल रहा है, उसका नशे की वजह से उसकी सोचने समझने की सलाहियतें मुतासिर हैं, उसका फ़ैसला लेने की सलाहियतें मुतासिर है, उसकी मेमोरी मुतासिर हुई हुई है। तो वो बंदा कैसे अपने बारे में या अपने आसपास लोगों के बारे में सही फ़ैसला ले सकता है। उसे मालूम पड़ रहा है कि मेरे नशे की वजह से इतने नुकसानात हो रहे हैं, मेरी बीवी लड़ रही है, मेरे बच्चे मुतासिर हो रहे हैं, मेरे माँ बाप मुतासिर हो रहे हैं, मैं काम पे नहीं जा पा रहा, उसके बावजूद वो ट्रीटमेंट की तरफ नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि वो अपने हक़ में और अपनी फ़ैमिली के लिए बेहतर फ़ैसला कर नहीं पा रहा। डॉक्टर इमरान, डॉक्टर हुमा ने रीजंस में हमसे जिक्र किया था कि फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकती है रिलैप्स में, तो फैमिली क्या रोल प्ले करती है इस सब में? फैमिली का रोल जो है वो बहुत इसके अंदर ज़रूरी और अहम रोल है फैमिली का। किसी भी मरीज़ का ट्रीटमेंट के बाद दोबारा रिलैप्स से बचने के लिए, क्योंकि हमारे रिलैप्स आज का टॉपिक है, उसमें फैमिली का रोल बहुत मेजर रोल होता है। लाइक जो फैमिली को ट्रेनिंग सेशन दिए जा चुके होते हैं, अगर तो फैमिली उसके अकॉर्डिंग चलती है, जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स ने उनको गाइड किया होता है, एजुकेशन दी होती है, तो फिर इसके रिलैप्स के चांसेस बहुत कम होते हैं। समटाइम्स फैमिली ट्रेनिंग सेशंस भी ले लेती हैं और इसके ऊपर वो अपनी जो चीज़ें उनको फुलफ़िल करने के लिए भी इस बात पे एग्री होते हैं, बट वो जाके करते नहीं। फैमिलीज़ को जिस तरह से बताया जाता है कि आपने इसको आइसोलेशन में नहीं रहने देना, हर वक्त इसके साथ किसी को फैमिली मेम्बर को एक को अटैच रहना है, फॉलो अप एक कंसेप्ट है उसके ऊपर रखना है। कोई भी किसी तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं या उसका दोबारा ड्रग्स लेने को दिल करता है, तो आपने फौरी तौर पर इसके जो डॉक्टर्स हैं, जो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट हैं, आपने उनके साथ यानी कि रिहैब सेंटर के साथ आपने राब्ते में रहना है। तो बहुत से लोग तो इन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं अपने लव वन को इस बीमारी से निकालने के लिए। कुछ लोग होते हैं कि जो जाके आफ्टर ट्रीटमेंट भी सेम, यानी कि इस बीमारी के अंदर एक टर्म है, कहते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ NLP, सेम स्ट्रेटजीज सेम रिजल्ट एंड डिफरेंट स्ट्रेटजीज डिफरेंट रिजल्ट। जो लोग स्ट्रेटजीज चेंज करते हैं, यानी कि जो रिहेबिलिटेशन सेंटर ने गाइड किया होता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो दोबारा सक्सेसफुल होने के चांसेस 100% होते हैं। जो लोग उन्हीं स्ट्रेटजीज को दोबारा कंटिन्यू करते हैं, लाइक वो अकेला बाहर भी जा रहा है, वो दोस्तों में भी बैठ रहे हैं, और वो आफ्टर ट्रीटमेंट ना मरीज सबसे पहले जो एक चीज़ करता है वो फैमिली को कॉन्फिडेंस में ले लेता है। लाइक पहले वो अब्यूजिव भी होता है, वो अग्रेशन शो करता है, वो लेट नाइट घर आता है और उसके ऊपर वो डिफरेंट तरह के उसके पास लेम एक्सक्यूजेज होते हैं जो वो फैमिली को देते हैं। आफ्टर ट्रीटमेंट जाके वो अपने आप को एक बिल्कुल टोटली एक फिजिकली उसकी जो प्रेजेंस है ना वो टोटली अपोजिट होती है। लाइक वो बातचीत पहले मानने वाला नहीं था, तो अब वो बातचीत माननी शुरू कर देता है। पहले अगर वो अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करता है तो अब बड़े पीसफुल अंदाज में अपनी बात मनवा लेता है। टेक्निकली वो सिर्फ अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करता है, यानी कि पहले वो अगर गिरबान पकड़ के बात करता है तो अब वो रिस्पेक्टफुली बात करता है, लेकिन वो अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात तो पूरी करवा रहा है। पेरेंट्स अगर इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते कि उसकी जो चीज़ें पहले एक अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग थी, अब वो एक पीसफुल लाइफ के अकॉर्डिंग है, बट जो उसकी अप्रोच है वो तो सेम है। लाइक वो पहले कहता कि मैं घर से बाहर जा रहा हूँ और मैंने नहीं आना, और वो चला गया, वो नहीं आता। अब वो कहता है कि मामा मेरे ऊपर आप ट्रस्ट करें, आपको दोबारा इस तरह की कोई भी कंप्लेन नहीं आएगी इंशाल्लाह, और मैं आपका एक अच्छा बेटा बन के आपको दिखाऊंगा, आप इस चीज़ की फ़िक्र ना करें। कुछ टाइम के अंदर वो इस सारी चीज़ को प्रेजेंट करने में कामयाब भी होता है। लाइक माँ ने कॉल की, वो फौरी से कॉल रिसीव कर लेता है। घर वालों ने कहा वापस आ जाए, तो वो फौरी से वापस भी आ जाता है। घर वालों ने कहा कि नहीं आज बाहर ना जाओ, कल चले जाना, तो वो आज बाहर नहीं जाएगा, कल चला जाएगा। लेकिन वो छोटे छोटे मसाइल पैदा करने शुरू कर देता है। पेरेंट्स ये समझते हैं कि चले कोई बात नहीं, छोटे मोटे मसाइल की खैर है, बड़े मसाइल अब नहीं होंगे। इसमें फिर फैमिली रोल जो है ना वो 0% पे चला जाता है और पेशेंट के रिलैप्स होने के चांसेस भी कुछ टाइम के बाद उसी तरह से होते हैं। अच्छा डॉक्टर तारिक, आप बताएं कि रिलैप्स के प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? ड्यूरिंग ट्रीटमेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर जो आपको सिखाया जाता है, घर जाके आपने उन SOPs को फॉलो करना होता है और रेगुलर फॉलोअप पे रहना होता है। ये चीज़ आपको रिलैप्स से बचा सकती है। अच्छा डॉक्टर इमरान, फिर आप फैमिली को गाइड करते हैं रिलैप्स के सिम्टम्स के बारे में? बिल्कुल, जो रिहेबिलिटेशन सेंटर यानी कि जो फोकस लाइफ रिहैब काम करता है रिलैप्स के ऊपर, उसमें फिर प्रॉपर तरीके से फैमिली को एजुकेट किया जाता है कि आपने रिलैप्स के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, उसकी वजूहात क्या होती हैं, और पेशेंट कौन सी ऐसी चीज़ है जिनको वो मैनिपुलेट कर सकता है, और आपने उन चीज़ों के ऊपर एहतियाती तदाबीर अपनानी है,
फॉलो अप कंसेप्ट जो आपको मैंने पहले बताया है वो रखना है। तो इसके ऊपर प्रॉपर एजुकेट किया जाता है। जिस तरह से मरीज़ का इंडोर ट्रीटमेंट हो रहा होता है, इसी तरह से फैमिली को प्रॉपर वंस अ वीक बुलाया जाता है। जो उसकी टीम है वो सारे मिलते हैं, उसकी जो साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं, जो फिज़िकल कंडीशंस हैं, फैमिली को एजुकेट की जा सकती हैं। दोबारा जाके वो रिलैप्स होने के चांसेस उसमें कितने मौजूद हैं, या वो अंदर किस तरह की बातचीत करता है अपनी दोबारा से एक ज़िंदगी को बहाल करने के लिए, वो सारी चीज़ों के ऊपर पेरेंट्स को भी अवेयरनेस दी जाती है। डॉक्टर हुमायूं पे थोड़ा सा कंक्लूजन चाहती हूँ कि जब आप रिहैब में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो फिर क्या चीज़ देखनी चाहिए कि रिहैब में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, अच्छा रिहैब कितना अफेक्ट करता है ट्रीटमेंट को? डॉक्टर नायाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपके किसी हार्ट का ऑपरेशन कराना हो किसी फैमिली मेम्बर का, तो आप देखते हैं सबसे बेस्ट फैसिलिटी कौन सी है, और वहाँ पे जो सर्जन है जिसने वो ऑपरेट करना है उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है। इसी तरह जब आपने अपनी लव वन की सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो आपने जो रिहेबिलिटेशन सेंटर सेलेक्ट करना है, पहले वो देखना है कि उसकी रिव्यूज़ क्या है, उसकी जो टीम है, कोर टीम है, वो उसमें साइकाइट्रिस्ट कौन है, साइकोलॉजिस्ट कौन है, क्योंकि ये जो मेन लोग हैं जिन्होंने आपके उस जो इफ़ेक्टी है उसकी ट्रीटमेंट करनी है। सो आपने ये लाजमी देखना है कि वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट की टीम मौजूद हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी हैं जहाँ पे मेडिकल कवर प्रॉपर मौजूद नहीं होता। थैंक यू सो मच आप सबके आने का। इसी के साथ नाजरीन, मुझे लगता है आपकी जितनी भी क्यूरीज थी उसके जवाब हम लोगों ने दे दिए होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है या कोई भी क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त है।